भाइयों बहनों, आपका मेरी इस चैनल जिसका नाम है तन की बात डॉक्टर अग्रवाल के साथ, इसमें आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में बहुत सालों तक शिक्षा पाई। पिछले 50 सालों में मैंने हज़ारों रोगियों का इलाज किया है और इसमें ज़्यादातर मरीज़ ये पेट के रोगों से संबंधित थे और इनमें से भी काफ़ी मरीज़ ये ख़ास रोग से पीड़ित थे जिसका नाम है जार्डियासिस। तो आज मैं आपको जार्डियासिस रोग के बारे में कुछ ख़ास बातें बताऊंगा। तो भाइयों बहनों, ये जार्डियासिस एक पैरासाइट द्वारा होता है जिसका नाम है जार्डिया लैम्बलिया। ये एनिमल की जो किंगडम जो जाति है उसमें एक क्लास प्रोटोजोआ से संबंधित है और ये पैरासाइट इंटेस्टाइन में पहुंचकर रोग को फैलाता है। ये ख़ास बात ये भी है कि ये रोग ज़्यादातर जो पिछड़ी जात के लोग हैं, गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं या जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग हैं, इनमें ज़्यादा होता है। उसका कारण क्या है कि उनके यहाँ साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता और साथ में उनका खान पान यानी पोषण भी काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम होती है और ये इन्फेक्शन जल्दी फैल जाता है। पूरे वर्ल्ड में 20 से 30% जो डायरिया लोगों को होता है ये इस पैरासाइट की वजह से होता है, ये जार्डियासिस की वजह से होता है। ये पैरासाइट जो है ये कैसा लगता है इसका मैं आपको चित्र दिखलाता हूँ। अब ये देखिए, जो इसमें ये दिखाई पड़ रहा है ये ऑलमोस्ट नाशपाती के स्ट्रक्चर का ये पैरासाइट है। इसमें ख़ास बात जो है नोट करने की वो है कि इसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेल डेवलप्ड ये इनकी डिस्क जो वेंट्रल डिस्क कहलाती है और इसके द्वारा ही ये इंटेस्टाइन की अंदर की वॉल से चिपका रहता है, छूटता नहीं है और ये बराबर इन्फेक्शन फैलाता रहता है और इंटेस्टाइन से पोषण करता रहता है। तो और दूसरी ख़ास बात क्या है कि देखिए इसके ये इसके पेयर करीब 8 इसके फ्लैजेला यानी इसकी टांगें होती हैं जिसके द्वारा वो आसानी से इंटेस्टाइन में घूम सकता है और अपनी जगह तलाश करके वहाँ चिपक कर अपने रोग को फैलाता है और पोषण जो हम लोग खाना हमारा है इसको सोख लेता है। जब ये शरीर के बाहर किसी वजह से निकलता है तो ये अपने आकार को बदल कर ये अंडा बना लेता है जिसको हम सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट और सिस्ट की जो वॉल है ये बहुत मजबूत होती है, जल्दी ये ख़त्म नहीं होती, ख़राब नहीं होती है। वो ये सालों साल तक शरीर के बाहर वातावरण में पानी में पड़ी रहती है और जब कोई सही अनुकूल वातावरण बनता है तो ये शरीर में आकर इन्फेक्शन को फैलाती है। तो जब एक बार हमारे शरीर में पहुंच गया तो ये पैरासाइट इंटेस्टाइन की जो शुरुआत की जो एरिया है उसी में ही इन्फेक्शन कॉज करता है और कभी जब कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है तब यही पैरासाइट जो इंटेस्टाइन की वॉल है इसको डैमेज करके और ये जो है इंटेस्टाइन के बाहर निकल आता है और फिर ये गॉल ब्लैडर और
जो यूरिनरी सिस्टम है इसमें ये इन्फेक्शन फैला देता है। तो ये इंटेस्टाइन के अलावा दूसरे अंगों में भी ये डैमेज करता है। अब चीज़ें कि जब ये रोग फैलता कैसे है, तो रोग फैलने का मुख्य कारण क्या है कि जबकि ये मलयुक्त पानी, गंदा पानी जिसमें सिस्ट है, अगर इस पानी का सेवन किया जाता है, इस पानी को पिया जाता है, तो ये पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है और ये जो सिस्ट है, जो उसका अंडा है, ये इंटेस्टाइन में पहुंचकर ये अपना ट्रोफोजोइट जो मैंने बताया था, जो नाशपाती के आकार का, इसमें बदल जाता है। उसके बाद अपनी वेंट्रल डिस्क जो मैंने दिखाई थी आपको, उसके द्वारा इंटेस्टाइन की अंदरूनी वॉल में चिपक जाता है और वहाँ से बराबर इन्फेक्शन बढ़ाता रहता है और डैमेज करता रहता है। अब चीज़ क्या है कि जो कुछ जैसे बताया मैंने, ये पैरासाइट बाहर निकल आते हैं बॉडी के, तो फिर ये वही अंडा बन के ये बाहर मौजूद रहता है और सालों साल तक ये मरता नहीं है और इन्फेक्शन फैलाता रहता है। अब वो चीज़ है कि इसको हम पहचान सी कैसे करें। तो पहचान करने के लिए ज़रूरी है कि इसको किसी मल का ही सैंपल लिया जाता है और मल के सैंपल को माइक्रोस्कोप से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि इसमें माइक्रोस्कोप जो है ये गांव में अवेलेबल नहीं होता है और इसलिए इसके जांच भी जल्दी नहीं हो पाती है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि इसको एग्जामिन करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए जो मल में इस पैरासाइट को पहचान सकें। तो इसलिए ये जल्दी पहचान में नहीं आ पाता है। फिर इसके अलावा क्या है कि ये पैरासाइट रोज़ बाहर निकलता भी नहीं है, इसलिए इसके टेस्ट करने के लिए स्टूल सैंपल के, मल के सैंपल के कई बार सैंपल देने पड़ते हैं, जिस वजह से ये इसकी पहचान जल्दी इसकी नहीं हो पाती है। तब फिर क्या किया जाए? उसके अलावा इसको इसीलिए जो इसके सिम्टम्स हैं, इन्हीं की बेसिस पर, इन्हीं के द्वारा इनकी पहचान की जाती है। तो इसमें कुछ ख़ास लक्षण हैं इस रोग के, इनको बताता हूँ मैं। तो लक्षणों में क्या है? एक तो लूज मोशन यानी डायरिया। दूसरा क्या है कि पेट फूलना, क्योंकि इसके द्वारा ज़्यादा गैस बनती है, तो गैस जो है पेट को फुला देती है। एक और पहचान, इसका मल जो है ये काफ़ी बदबूदार होता है, पेट में ऐठा करता है, बॉडी में वीकनेस हो जाती है, भूख कम लगने लगती है और जब खाना कम खाया जाता है उससे बॉडी वेट भी कम होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, अक्सर डायरेक्ट साथ साथ कभी कभी ये कब्ज़ भी होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन, बुखार आ जाता है। ये ख़ास बात और है कि मल के साथ ये कुछ चिकना पदार्थ भी निकलता है, जिसे म्यूकस कहते हैं। जब आप लेटरिन जाएं तो जब लेटरिन को साफ़ करें तो आपके हाथ में चिकनाहट लगेगी। ये चिकनाहट इस म्यूकस की वजह से है जो ये पैरासाइट निकालता है। कभी कभी मल में खून भी आने लगता है, ये भी एक पहचान है। और सबसे बड़ी ख़ास बात क्या है? माल एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये पैरासाइट जो है ये पूरे इंटेस्टाइन में फैलकर चारों तरफ जो इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल है इसको कवर कर लेता है। इसकी वजह से जो इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है, और इसकी वजह से पोषण पदार्थ
एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसी को हम माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो अब इसमें एक और ख़ास बात पहचान की है कि अगर आप वेस्टर्न वाले पॉट में जाएं लैट्रिन करने के लिए और ये मल पानी में तैर जाए, तो ये पहचान है कि ये जार्डियाई होगा, क्योंकि ये मल एब्जॉर्प्शन की वजह से इसमें जो खाने में जो फैट होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और ये फैट मल को पानी में तैरता रहता है। तो अब इसके बाद में हम जो मरीज़ हैं इनका कुछ ख़ास तरह से इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। इसमें एक वर्ग है माल एब्जॉर्प्शन का, दूसरा ये है कि बार बार सिम्टम आना और बार बार सिम्टम ख़त्म हो जाना, और तीसरा ये है कि कभी कभी पेशेंट में कोई सिम्टम भी नहीं आते हैं लेकिन पैरासाइट बना रहता है, और इसके अलावा लंबे समय तक डायरिया बना रहता है। ये भी इसकी एक ख़ास पहचान है। अब आइए, ये इस रोग के कारण क्या हैं। ये जैसे बताया मैंने कि ये पैरासाइट शरीर के बाहर मल के साथ बाहर निकलता है, तो ये अगर पानी मिल जाता है मल, तो मलयुक्त पानी में ये पैरासाइट ज़्यादा दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि खाने के पहले और मल त्यागने के बाद में हाथ को अच्छे से धोएं, ताकि ये हाथ और नाखून के द्वारा, क्योंकि ये नाखून के बीच ये आ जाता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये इन्फेक्शन मुंह के द्वारा इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, इसलिए हाथों को अच्छे से साफ़ करें। अगला कारण क्या है? टेंशन। अक्सर हम लोग तनाव में रहते हैं, तो तनाव से क्या होता है कि जो रक्त की नलिकाएँ हैं ये सिकुड़ जाती हैं, इसकी वजह से शरीर के अंगों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और इसकी वजह से कमज़ोरी आ जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है और ये इन्फेक्शन जल्दी पहुंच जाता है और इन्फेक्शन फैला जाता है। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कि ये पैरासाइट कहाँ दिखाई पड़ता है और ये क्या करता है। अब देखिए, जैसे दिखाया मैंने कि इंटेस्टाइन में ये इन्फेक्शन फैलता है और पैरासाइट जो है, ये जो आपको दिखाई पड़ लहरदार दिखाई पड़ रहा है, ये इंटेस्टाइन की अंदर की वॉल है और इस वॉल के किनारे किनारे ये म्यूकोसल एपिथेलियल सेल की पूरी एक श्रृंखला लाइन है। आप देख रहे हैं, तो ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब इन्फेक्शन फैलता है तो क्या करता है कि ये पैरासाइट इन सेल्स को भी मार देता है, क्योंकि इनमें रक्त नहीं पहुंच पाता है और ये सेल पोषण के अभाव में ये मरने लगते हैं। और ये जब सेल्स जब मरने लगते हैं तो बीच से दिखाई पड़ रहा है ये स्पेस, तो यहाँ से ये पैरासाइट साथ बैक्टीरिया भी सब अंदर पहुंचकर ये जो इंटेस्टाइन की वॉल है इसको डैमेज कर देता है और डैमेज करने से जो खून निकलता है तो ये मल के द्वारा खून आ जाता है। तो ये भी एक पहचान है जियार्डियासिस की कि मल में खून का आ जाना। और यही पैरासाइट और बैक्टीरिया जब वॉल को ज़्यादा डैमेज करते हैं तो इसमें छेद हो जाते हैं और छेद हो जाने से फिर ये पैरासाइट इंटेस्टाइन के बाहर निकलकर गल ब्लैडर और जो ये यूरिनरी सिस्टम है इसको भी इन्फेक्ट कर देता है। अब यहाँ हम बताना ज़रूरी समझते हैं कि जो मैंने अब दिखलाया था कि म्यूकोसल एपिथेलियल सेल जो इंटेस्टाइन की अंदरूनी वॉल के किनारे किनारे ये लगे होते हैं एस श्रृंखला, इस लेयर की तरह से, इनके बहुत से इम्पोर्टेंट काम हैं। इसमें काम में क्या है कि एक तो ये है कि ये जो पाचक रस हैं जो खानों को पचाने में काम आते हैं, ये सेल वो सिक्रेट करते हैं इंटेस्टाइन में जो खानों को पचाता है। ये साथ में एक जो है लसदार पदार्थ जिसको म्यूकस कहते हैं वो भी सिक्रेट करता है, जिससे कि खाना आसानी से आगे बढ़ जाए।
और ये इंटेस्टाइन को डैमेज ना कर सकें। इसके साथ ये सेल्स जो है बचे हुए खाने को एब्जॉर्ब करने का काम भी करते हैं और एब्जॉर्ब करके जो बचे खाने के पदार्थ हैं इनको खून में मिलाकर शरीर के अनेक अंगों में खून पहुंचता है। इसके साथ ही क्योंकि ये पैरासाइट और बैक्टीरिया जो इन सेल्स को डैमेज करते रहते हैं तो ये बराबर गिरते भी रहते हैं इंटेस्टाइन के अंदर के चैम्बर में, ताकि नए सेल उसमें आते रहें और ये सेल्स अपना काम करते रहें। तो इसके लिए अब इसमें जो मैंने बताया कि इसमें बहुत से कारण हैं, तो इसमें एक कारण एक ये भी है कि हम खाने को ठीक से नहीं चबाते हैं। जब खाने को ठीक से नहीं चबाते हैं तो क्या होता है कि जो खाने के मोटे मोटे जो लम्प्स हैं, जो टुकड़े हैं, ये स्टमक पहुँच कर ये ठीक से पच नहीं पाते हैं, क्योंकि जो स्टमक के एंजाइम्स और पाचक रस हैं ये इन टुकड़ों के अंदर तक नहीं पहुंच पाते हैं और ये टुकड़े आधा पचा हुआ ही ये स्टमक से इंटेस्टाइन में चले आते हैं। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन बहुत काफ़ी इसमें बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया आधे पचे खाने पर ये फैलते हैं और ये बहुत से टॉक्सिक पदार्थ बताते हैं। ये टॉक्सिक पदार्थ इंटेस्टाइन में ये फैल जाते हैं। इन टॉक्सिक पदार्थों को हम कचरा भी कह सकते हैं। अब ये कचरा जब एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचता है तो ये ब्लड में जो ब्लड की जो नलिकाएँ हैं इनको ये चोक करने लगता है। इसकी वजह से जो अंगों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और अंग के सेल्स मरने लगते हैं और अंग ठीक से काम नहीं कर पाता है और इसके द्वारा जो मैंने लक्षण बताया बहुत तरह के ये सब होने लगते हैं, जिसमें कि बदन में गिरावट, भूख ना लगना और बहुत से और कारण। अब इसका एक अगला जो कारण है ये जार्डियासिस में जो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो है टेंशन। तो टेंशन की वजह से रक्त की नलिकाएँ सिकुड़ जाती हैं और ये सिकुड़ने की वजह से अंगों को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और इसकी वजह से अंग अपना काम नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से अनेकों प्रकार के रोग के लक्षण हमको दिखाई पड़ने लगते हैं। तो अब क्या है कि जो पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उनको मैं पहले तो कहता हूँ कि अगर आपकी कंडीशन बहुत सीरियस है तो डॉक्टर से सलाह लेकर एंटीबायोटिक के द्वारा इस पहले पैरासाइट को मार लें, ताकि हम बाद में इन पैरासाइट को अंदर आने ही ना दें, इनको पनपने ही ना दें। तो जब पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद में, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद में आता है तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ कि मैं उनके शरीर में जो बहुत से कचरे यानी कि टॉक्सिक पदार्थ हैं इनको निकालने का काम करता हूँ मैं। इस काम के लिए मैं योग की कुछ क्रियाएं हैं इनको यूज़ करता हूँ। इस मुख्य क्रिया है षटकर्म। षटकर्म की 3 क्रियाएं हैं, एक है नेति, एक है कुंजल और एक है शंख प्रक्षालन। इन क्रियाओं को आप जो एक्सपर्ट योग गुरु हैं उनके साथ करें, जिससे कि शरीर का जो टॉक्सिक पदार्थ है सब निकल जाएगा। तो निकलने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका स्वास्थ्य ठीक लगने लगेगा और फिर जार्डियासिस जल्दी हो भी नहीं पाएगा। अब दूसरा क्या है कि जो टेंशन, तो टेंशन के लिए मरीज से मैं बराबर वार्तालाप करता हूँ, उनका कारण ढूंढता हूँ और उनका निवारण बताने का प्रयास करता हूँ ताकि वो टेंशन से ग्रस्त ना हो। अब इसके अलावा मैं उनको बताता भी हूँ कि आप खाने को ठीक से चबाएं।
और इसके द्वारा जो कचरा पैदा होता है इंटेस्टाइन में वो पैदा ना हो पाए। इसको और विस्तार से देखने के लिए आप मेरा इसी चैनल में एक वीडियो है, इसको देखें, जिसका नाम है डाइजेशन। इसको देखें आप। टेंशन के लिए मेरा एक वीडियो देखें जिसका नाम है टेंशन, इसको भी इसी चैनल पर देखें। और टेंशन को ठीक करने के लिए जो मैंने एक नई क्रिया विकसित की है ध्यान की, मेडिटेशन की, इसका भी अभ्यास करें। इसको भी आप इसी चैनल में एक वीडियो है, इसका नाम है स्ट्रेस, इसको भी आप देखें। आप इन समूह करने से आप जार्डिस के रोग से जल्दी मुक्त होंगे। लेकिन इनके साथ मैं कुछ योग क्रियाएं भी कराता हूँ। उन योग क्रियाओं में जो कुछ आसन कराता हूँ, तो आसन में एक है पवन मुक्त आसन, एक है वज्रासन, एक है पश्चिम उत्तानासन, एक है सूर्य नमस्कार, और एक भुजंगासन, एक सर्वांगासन और एक मकर आसन। कुछ प्राणायाम मैं इनसे कराता हूँ, जैसे नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी और उज्जाई। तो अब इसके बाद में क्या है कि इन सबको करने से आप जल्दी ठीक होने लगते हैं। तो इसके साथ में मैं इनको सलाह देता हूँ कि आप कुछ परहेज़ भी करें, जिनसे कि ये रोग जल्दी फैल ना पाए। तो परहेज में, जैसे मैंने बताया, परहेज़ में कि एक तो आप पानी साफ़ पिएं। पानी को अगर आवश्यक हो तो उसको उबाल के पिएं, जिससे कि ये पैरासाइट मर जाए। और अपने खाने के पहले और मल के बाद में हाथ को साबुन से धोएं, जिससे कि ये पैरासाइट हमारे हाथों द्वारा शरीर में ना आ सके। साथ में तला, मैदायुक्त, चरपरा, फास्ट फूड ना खाएं, और खाना भी अपनी क्षमता का आधा ही खाएं। और उसके अलावा दो खानों के बीच में 3 से 4 घंटे का एक गैप रखें। और इनसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है खाने को बहुत ठीक से चबा कर खाएं। तो भाइयों बहनों, यदि आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके साथ में कुछ एक मैंने डाइट का भी एक चार्ट बनाया है। वो डाइट को अगर फॉलो करें तो आपको रोग जल्दी नहीं होगा। इस डाइट चार्ट को देखने के लिए आप मेरे वीडियो जो डाइजेशन है इसको देखें। इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको फॉलो करें, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप जल्दी स्वस्थ होंगे और ये इन्फेक्शन जल्दी फैल नहीं पाएगा। तो भाइयों बहनों, आप मेरे इस वीडियो को देखने के लिए एक जो बेल आइकॉन है इस बटन को दबाएं और मुझे सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को जो मैंने बताई हैं इनसे जल्दी स्वस्थ होंगे, जार्डिया रोग से मुक्त होंगे। तो मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। नमस्कार।